presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। पहली सुर्खी है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में अमेरिका और लोकतांत्रिक अफगान सरकार की हार हुई, लेकिन जीता कौन, इसे लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट हो रही है। हमने आपको 6 सितंबर को तफसील से बताया था कि कैसे सत्ता के लिए तालिबान के धड़ों और कुख्यात आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के बीच संघर्ष चल रहा है, और इस पूरे खेल में एक बार फिर आतंक के सबसे कट्टर समर्थक देश पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ रहे नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के अहमद मसूद ने भी तालिबान को मिल रही पाकिस्तानी मदद का जिक्र किया था। फिर 4 सितंबर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद बिना बताए काबुल पहुंचे और मुल्ला बरादर से मिल भी लिए। इन सारी घटनाओं के बाद तालिबान को यह कहना पड़ा कि वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान समेत किसी बाहरी देश का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इस घटनाक्रम ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान को पर्दे के पीछे से निकालकर सामने ला दिया। अफगान लोगों ने अपने देश में पाकिस्तान के दखल को कभी पसंद नहीं किया, और अब ये नाराजगी तालिबान के दमन के बावजूद सड़कों पर दिख रही है। आज काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ एक रैली निकली, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी भारी संख्या में शामिल हुई। रैली में चल रहे लोग पोस्टर्स लेकर चल रहे थे, बैनर्स थे। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए। ये सभी नारे एक सूत्र से बंधे थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़ो, ISI हाय हाय। प्रदर्शनकारियों ने आज़ादी का नारा भी लगाया। प्रदर्शनकारी काबुल स्थित प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास इकट्ठा हुए थे और काबुल सेरिना होटल तक जाना चाहते थे, जहां ISI के महानिदेशक ठहरे हुए थे। समाचार एजेंसी AFP ने खबर दी है कि इस रैली को तितर-बितर करने के लिए तालिबान के लड़ाकों ने गोलियां भी चलाई। इस प्रदर्शन की खबर मिलने पर अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में प्रदर्शन शुरू हो गए, जिनमें सैकड़ों लोग जुटे। तालिबान भले ये कहे कि वो पाकिस्तान का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन ये तथ्य है कि तालिबान सरकार के लिए पाकिस्तान का समर्थन बहुत मायने रखता है। कई तालिबान लड़ाकों के परिवार और बीवी बच्चे पाकिस्तान में ही बसते हैं, इसीलिए तालिबान पर पाकिस्तान का काफ़ी डिस्प्रपोर्शनेट प्रभाव है। संभवतः इसीलिए तालिबान के लड़ाकों ने आज के प्रदर्शन को ज़्यादा बड़ा होने नहीं दिया। इस संघर्ष के बीच अफगानिस्तान में खाने और दवाओं जैसी ज़रूरी चीज़ों की किल्लत शुरू हो गई है, क्योंकि सभी सेवाएं तालिबान के आने के बाद से लगभग ठप पड़ी हैं। ज़्यादा ख़राब हालत है पंजशीर प्रांत की, जिसने सबसे लंबे समय तक तालिबान का मुकाबला किया और आधिकारिक रूप से अब भी हार नहीं मानी है। दूसरी सुर्खी का संबंध है करनाल में हुई किसान महापंचायत से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से विधायक हैं, और इसीलिए यहाँ न किसान मोर्चा और न सरकार फीके दिखना चाहते हैं। दिल ऑन टॉप शो में आपने देखा था कि किस तरह 28 अगस्त के रोज़ करनाल में हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष हुआ। पुलिस के लाठीचार्ज में किसान जख्मी भी हुए। बाद में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया कि एक किसान की मौत भी हुई है। हरियाणा पुलिस ने कहा कि किसान की मृत्यु में पुलिस कार्रवाई की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन तब तक करनाल SDM रहे आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो पुलिस के जवानों को प्रदर्शनकारियों के सिर तोड़ने की हिदायत देते देखे गए, सुने भी गए। बाद में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि SDM ने ठीक नहीं किया और कार्रवाई होगी, लेकिन CM मनोहर लाल खट्टर ने SDM का बचाव किया, एक तरह से जिस तरह उन्होंने बयान दिए। 30 अगस्त को करनाल में किसान महापंचायत हुई थी। किसानों ने 3 मांगे रख दी थी प्रशासन के सामने। लाठीचार्ज के जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमे हों, घायल किसानों को 2-2 लाख का मुआवजा मिले, और मृतक किसान के लिए 25 लाख का मुआवजा हो, और परिवार से एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी। महापंचायत ने चेतावनी दी थी कि अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 7 सितंबर को करनाल अनाज मंडी में एक बड़ी महापंचायत होगी और करनाल स्थित मिनी सेक्रेटेरिएट अनिश्चितकाल के लिए घेर लिया जाएगा। चूंकि किसानों की सभी मांगे अभी तक मानी नहीं गई हैं, आज करनाल में किसानों ने अपने वादे के मुताबिक एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया। प्रशासन ने पहले ही करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं, और अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों समेत कुल 40 कंपनियों से जवान करनाल में तैनात किए थे। करनाल प्रशासन ने इलाके में धारा 144 भी लगाई थी, लेकिन सरकार ने इशारा किया था कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को होने देगी। आज जब प्रशासन ने देखा कि वाकई बड़ी संख्या में किसान महापंचायत के लिए जुटने लगे हैं, तब किसानों को बातचीत के लिए एक और बार न्योता दिया गया। आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि इसमें शामिल भी हुए, लेकिन 3 दौर की बातचीत के बाद जब प्रशासन की तरफ से यही कहा गया कि आयुष सिन्हा के खिलाफ जांच में 1 महीना लग सकता है, क्योंकि अभी ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि क्या उनके बयान का और लाठीचार्ज के बीच सीधा संबंध है, तो बातचीत बेनतीजा रही और किसानों के जत्थे मिनी सेक्रेटेरिएट की तरफ बढ़ने लगे। 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई थी, और आज करनाल में हो रही है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत जब बिना किसी अप्रिय घटना के पूरी हुई तो प्रशासन ने राहत की सांस ली थी। यही अब हरियाणा सरकार का भी लक्ष्य है।
शाम को खबर आई कि प्रदर्शनकारी किसान करनाल में मिनी सचिवालय के पास पहुंच गए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से ट्विटर पर जानकारी आई कि पुलिस ने किसान नेताओं को हिरासत में लिया था, लेकिन फिर छोड़ दिया। तो अभी वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। करनाल के अलावा जींद में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। करनाल जींद हाईवे को जाम कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें किसान आंदोलन से संबंधित एक और अपडेट। आपको याद होगा कि 11 जनवरी को कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जो सभी स्टेक होल्डर से बात करके सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने वाली थी। इस कमेटी में कृषि से संबंधित जानकारी रखने वाले 3 एक्सपर्ट्स थे, अनिल घणावत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी। कमेटी ने कहा था कि वो 85 किसान संगठनों से मिल ली है। इसी साल मार्च के आखिर में खबर आई थी कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, लेकिन इसके बाद कुछ हुआ नहीं। और ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना है कमेटी के सदस्य अनिल घणावत का। उन्होंने अब भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिख दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि न रिपोर्ट सार्वजनिक की जा रही है और न ही अदालत ने इस पर सुनवाई की है। घणावत ने यह भी जोड़ा कि किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है और इससे उन्हें पीड़ा पहुंची है। तीसरी सुर्खी का संबंध है भगौड़े घोटालेबाज नीरव मोदी से। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए विशेष अदालत ने आज नीरव के रिश्तेदार मेनक मेहता के खिलाफ जारी सभी गैर जमानती वारंट खत्म कर दिए। मेनक की पत्नी पूर्वी नीरव मोदी की बहन है। मेहता को 50,000 के बॉन्ड पर बेल दी गई। अदालत ने यह भी कहा कि मेहता को देश छोड़ने के लिए अदालत की अनुमति लेनी होगी। वैसे मेहता के वकील ने इसका विरोध किया। मेनक मेहता और उसकी पत्नी पूर्वी पीएनबी घोटाले में सह आरोपी हैं और उनके खिलाफ 2018 से ही गैर जमानती वारंट जारी है। पूर्वी के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था। फरवरी 2021 में पति पत्नी ने कहा कि वो सरकारी गवाह बनना चाहेंगे, लेकिन उनकी मांग थी कि उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट्स रद्द हों। गवाह बनने के बदले पूर्वी और मेनक को घोटाले की सभी जानकारी और संबंधित लोगों के नाम एजेंसीज को बताने होंगे। मेहता के वकील का कहना है कि वो एक ब्रिटिश नागरिक है और हांगकांग में रहता है। वकील ने यह भी कहा कि मेहता नीरव मोदी की संपत्तियों की जानकारी ईडी को देने को तैयार है। अगली सुर्खी झारखंड से है। सूबे की विधानसभा में नमाज के लिए एक कमरा क्या अलॉट हुआ, 2 दिन से हंगामा शांत ही नहीं हो रहा। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने मांग कर दी है कि नमाज के लिए हुए कमरे के आवंटन को रद्द किया जाए। आज भाजपा विधायक कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विधानसभा पहुंच गए और विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर रविंद्रनाथ महतो बार बार भाजपा विधायकों से सदन चलने देने की बात कहते रहे, लेकिन हंगामा थमा नहीं। स्पीकर ने यह भी कहा कि अगर विधायक नाराज हैं तो उन्हें पीट लें, लेकिन सदन चलने दें। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भाजपा विधायकों को हनुमान चालीसा का आदर करना चाहिए और राजनीतिक मकसद के लिए उसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। लेकिन भाजपा विधायक वेल में पहुंचे और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। उधर भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि स्पीकर निष्पक्ष नहीं है। आखिरी सुर्खी जुड़ी है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता से। ब्राह्मण समाज के खिलाफ की एक कथित टिप्पणी को लेकर सीएम के पिता नंद कुमार बघेल को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश किया। जब नंद कुमार ने कहा कि वो जमानत नहीं भरना चाहेंगे तो अदालत ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि अगर उनके पिता ने एक समाज के खिलाफ टिप्पणी की है तो कानूनी कार्रवाई होगी और कानून से ऊपर कोई नहीं है। दरअसल बघेल सीनियर ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की अपनी यात्रा पर ब्राह्मणों के बॉयकॉट के लिए कहा था। इसे लेकर 4 सितंबर के रोज रायपुर में सर्व ब्राह्मण समाज ने एक एफआईआर दर्ज करा दी थी, जिसके संबंध में आज बघेल सीनियर को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। दर्शक जानते ही हैं कि ये हाल में बघेल के लिए दूसरे झटके की तरह है। 2 हफ्ते पहले ही सीएम पद पर रोटेशन के लिए भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच खींचातानी हुई थी, जो रायपुर से खिंचकर दिल्ली तक पहुंच गई थी।